वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले आप सबको बधाई, उन सब स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने डिसीजन लिया है कि इस टॉपिक को एज ए मेंबर हम पढ़ने जा रहे हैं। और आई होप कि आई एम वेरी क्लियर। अगर आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली मेरा पूरा प्रॉमिस है आपके साथ कि इस सब्जेक्ट को हम उस बारीकी से समझेंगे कि आपको कभी भी इनकम टैक्स को समझने और समझाने में दिक्कत नहीं होगी। फिर से बोल रहा हूँ, ये सब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए नहीं कर रहे हैं हम। BCom, BBA, MBA, MCom, CA, CS, CMA, LLB, इन सब जगह पे जहाँ जहाँ इनकम टैक्स का आता है, सब्जेक्ट आता है, इनकम टैक्स 1961 के बारे में जानकारी आएगी, वहाँ ये पूरे लेक्चर्स आपको हेल्प करेंगे। आई होप यू आर विद मी इन माई जर्नी। अगर आपको समझ में आ रहा है तो बुक का डिस्क्रिप्शन मैंने पिछले आपको इंट्रोडक्शन में मैंने दे दिया था कि कौन सी बुक आपको लेनी है। मैं ये वाली बुक यूज़ कर रहा हूँ। ये लिखी है डॉक्टर SC मल्होत्रा ने और डॉक्टर SP गोयल ने। ये साहित्य भवन पब्लिकेशन की है। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, डोंट वरी। ये इसलिए मैंने बोला क्योंकि मैंने इससे पहले बहुत सारी तरीके की बुक्स को रेफ़र किया है। गिरीश आहूजा भी करी है मैंने, सिंघानिया भी करी है, इसके अलावा आपकी क्या नाम है उसका, महेश चंद की बुक भी मैंने फॉलो करी है। बहुत सारी बुक्स फॉलो करने के बाद आजकल मैं इस बुक को फॉलो कर रहा हूँ। तो मुझे ये बुक की लैंग्वेज इतनी अच्छी लगती है, बहुत ही सिंपल तरीके से हमें आपको चीज़ों को समझा रखा है। तो इसमें ज़रूरत नहीं है कि नितिन सर अपने नोट्स दो, अपनी बुक लिखो। क्यों अपनी बुक लिखनी है? हमें टाइम पढ़ाने के लिए मिला है। मैं एज ए ट्यूटर अच्छा पढ़ा सकता हूँ, तो मैं बुक लिखने के अंदर टाइम वेस्ट क्यों करूँ। एनीवेज, टू स्टार्ट विद आवर लेक्चर्स, आज के लेक्चर में हम बेसिक समझने वाले हैं। धीरे धीरे लेक्चर आते रहेंगे, तो प्लीज़ बने रहना और दोस्तों को भी शेयर करना। उनको आज तक आपने मेरे जितने भी लेक्चर शेयर करे होंगे, डेफिनेटली शायद पिछले 5 साल 6 साल में एक भी लेक्चर के अंदर मैंने कहीं मेंबरशिप, कोई डोनेशन, कोई सुपर थैंक्स कुछ नहीं मांगा। लेकिन अभी मुझे अगले 2-2.5 साल आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ये मेरे ख्याल से मेरा मैसेज क्लियर है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपने आप को उस ट्यूशन्स के दायरे से दूर कर पाऊँ जहाँ पे लोग 6-6, 7-7, 8-8 हज़ार रुपये इस कोर्स के लिए लेते हैं। मुझे उस दलदल में नहीं जाने का मन कर रहा। तो प्लीज़ हेल्प मी टू स्टे अवे फ्रॉम दैट। और चैनल को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको मेंबरशिप लेनी है और कंटिन्यू करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टैक्सेशन जर्नी। दोस्तों, जब हम बात करते हैं टैक्सेशन की, टैक्स जब हम बात करते हैं, कुछ चीज़ें उससे आपको पता भी हो, कुछ चीज़ें नहीं पता, लेकिन एक जर्नी, एक तरीका होता है पढ़ने का सब्जेक्ट को, हम उस तरीके को समझते चले जाएंगे। जब हम टैक्स को पढ़ने की बात करते हैं तो टैक्स के अंदर हमें पढ़ने होते हैं 2 तरह के टैक्स। एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स और एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब क्या होता है कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में फ़र्क क्या होता है, बड़ा सिंपल सा फ़र्क जो मैं अपनी इजी भाषा में समझाता हूँ। डायरेक्ट टैक्स चुभता बहुत है, मतलब दिल को बड़ा दुखता है, अरे देना पड़ेगा यार। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स हमें दुखता नहीं है, पता नहीं क्या सिस्टम देखो। और आप यकीन मानिए, एज एन इंडिविजुअल, एज ए पर्सन, एज ए हाउस होल्ड, आप इनडायरेक्ट टैक्स जितने पे करते हो ना, उतना तो डायरेक्ट टैक्स पे नहीं करते। सरप्राइजिंग ना, मतलब हम इनडायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा पे करते हैं। और जब डायरेक्ट टैक्स देने की बारी आती है तो हम कहते हैं अरे क्यों, हम कैसे दे सकते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके अंदर नाम क्या क्या होते हैं देखो। जब हम डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो ये हमारे पिंचिंग है, मतलब दिल को बड़े चुभते हैं। मैं तो ऐसे लिखता हूँ, पिंचिंग है तो बड़े दिल को, मतलब इसके अंदर चेहरा हमारा ऐसा बन जाता है, उदास। और यहाँ पे हमारा चेहरा ऐसा होता है, हमें पता ही नहीं क्या चल रहा है, कुछ पता ही नहीं हमें, उदास कहो खुश, हमें पता ही नहीं, हम बस पे कर रहे हैं। ठीक है, जैसे डायरेक्ट टैक्स के अंदर हमारा सबसे पहला आता है इनकम टैक्स, जो हमारा करिकुलम है, जिसको हमें पढ़ना है। दूसरा आता है हमारा वेल्थ टैक्स। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो MBA कर रहे हैं फाइनेंस में, या MCom कर रहे हैं, या आपके CFA कर रहे हैं, इस तरह के जितने कोर्स हैं उसमें सब जगह एक पोर्शन आएगा वेल्थ टैक्स। नटशेल बोलोगे तो 1% टैक्स है पूरा, जितनी आपकी वेल्थ है उस पर 1% देना है। किसको कब देना है उसकी कैलकुलेशन अलग होती है, हम नहीं पढ़ने वाले ये। नंबर 3, 4 हमारा इनहेरिटेंस टैक्स, मतलब हमें कोई ज़मीन जायदाद विल में मिली है, किसी ने हमें हमारे नाम पे वसीयत पे हमें मिला है हमारे को पैसा, तो वो सब हमारा इनहेरिटेंस टैक्स है, उसके ऊपर भी हमें पैसा पे करना पड़ेगा। उसके अलावा जैसे टैक्स होते हैं जैसे हाउस टैक्स। अब हाउस टैक्स क्या होता है, हमारे पास एक घर है, एक ऐसी स्टेट में घर है हमारे पास जहाँ पे हमें अपने घर के ऊपर म्यूनसिपैलिटी को जाके हाउस टैक्स जमा करना पड़ता है, वरना पेनल्टी लगती रहती है। तो खुद जाके, मतलब कैलकुलेशन भी खुद करो, खुद ही अप्रूव कराओ, खुद ही पे करके आओ, मतलब क्या चल क्या रहा है, मतलब हर चीज़ हमें एक्सपर्ट समझ लिया क्या। तभी तो हम जैसे लोगों को
आप जैसे बच्चे जो सीए बनेंगे वो बुला बुला के बोलते हैं सर हम भर दें आपका 2,000 रुपये लेंगे, 4,000 रुपये लेंगे, नहीं तो टैक्स बचाते, क्योंकि ये टैक्स बचते नहीं है। इनकम टैक्स को हम फिर भी कुछ ना कुछ हम एडजस्ट करवा लेते हैं, लेकिन वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, हाउस टैक्स, इन सब के ऊपर कुछ छूट नहीं मिलती है अपने को, हमें देना ही देना है। फिर आता है इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको आप लोग बहुत शानदार तरीके से जानते हैं अपनी कंट्री में, हिंदुस्तान, इंडिया या भारत में, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ पे हम सर्विसेज पे, गुड्स पे, जो भी आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, आप में जितने भी लोग मॉल में जाते हैं, शॉपिंग करके आते हैं, आप बिल तो लेते हो, लेकिन सबसे नीचे देखते हो कितना आपका टैक्स कटा, आपने कितना राशन पानी कहीं से लिया, नीचे देखते हो टैक्स कितना कटा, अगर बिल ले रहे हो तो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा, यहाँ पे हम ये बात ही नहीं कर रहे कि आप बिल लेते हो नहीं लेते हो, लेकिन मेजोरिटी ऑफ जगह पे आज की डेट में आप वैट, जीएसटी पे करते हो। कुछ कंट्री में इसका नाम होता है वैट, वैल्यू एडिड टैक्स। कई जगह पे सेपरेटली सेल टैक्स करता है, कई जगह कंट्री में सेपरेटली सर्विस टैक्स करता है। ये सब हमारे इनडायरेक्ट टैक्स है, ये चुभते नहीं है। चुभते इसलिए नहीं है क्योंकि आज सपोज आप मार्केट से मेरे पास सामान लेने के लिए आते हो और आपने कहा सर ये कितने का सामान है, मैंने कहा 600 रुपये का। आपने कहा अरे वाह 600 रुपये ठीक है। फिर मैंने कहा नहीं 600 रुपये का सामान है, 100 रुपये का टैक्स पे करना पड़ेगा इसके ऊपर। आपको क्या लगेगा, क्या बात कर रहे हो, 600 रुपये 100 रुपये टैक्स, मैं तो नहीं देता। लेकिन वहीं अगर आपसे बोले कितने का सामान है, मैं 700 रुपये का, आपको वो दे दो। जब आपका बिल मिलेगा आपको दिखेगा 600 + 100, आप परवाह नहीं करोगे। परवाह इसलिए नहीं करोगे जिस चीज के बारे में आपको पता नहीं चलता। इन इंग्लिश देयर इज अ फ्रेज कॉल्ड इग्नोरेंस इज अ ब्लिस। जिसको पता ही नहीं है, जिसको हमने जाना ही नहीं है, उसके बारे में सोचना क्या है ना, तो वो हमारे लिए ब्लेसिंग हो जाती है। वेरी गुड, हमें समझ ही नहीं आया, समझ नहीं आया पर बड़ा मजा आया, है ना। तो इग्नोरेंस हो गई। तो जिस चीज के बारे में जानकारी नहीं होती वहां दिल पे चुभता नहीं है, लेकिन यहां पर ये हमें दिख रहा है। अब इनहेरिटेंस टैक्स क्यों चुभता है, क्योंकि भाई इतना मोटा पैसा मिला है, कहीं जमीन जायदाद मिल गई, अब उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। पापा ने दिया था तो क्या हुआ, दादाजी ने दिया था तो क्या हुआ, भैया मिला तो है ना आपको, तो आपको इनहेरिटेंस पे टैक्स देना पड़ेगा। ये हो गया फर्स्ट कहानी। यहाँ तक कि कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, आपको लगे नहीं समझ आ रहा तो बता देना। अब क्वेश्चन ये उठता है दोस्तों कि सॉरी, मेरे को वो बेटा बेटा कहने की आदत नहीं है, वैसे मेरी एज 45-46 साल से ऊपर आज की डेट में, लेकिन मुझे नॉर्मली स्टूडेंट्स को मैं स्टूडेंट्स की जगह दोस्त भी बोलता हूँ। ठीक है, दोस्तों फ्रेंड्स ऐसे बोलता हूँ। तो ये मैं सोचता है बाकी सब टीचर तो बेटा बेटा बोलते हैं, मैं फ्रेंड्स ही बोलता हूँ और यार दोस्तों बोलता हूँ। आपको पता है अब तो 5-6 साल हो गए। ठीक है, ये हटाते हैं जरा, आपके पास जर्नी है। ये सब चीज़ें आपकी बुक्स में भी लिखी होंगी, आप कोई भी बुक रेफर कर सकते हो। मतलब जो मैंने बुक लिखी जरूरी नहीं कि आपको वो खरीदनी है, लेकिन खरीदने से आराम ये होगा कि जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, अब तक की पुरानी क्लासेस के अंदर लिमिटेशन ये रही है कि मैं न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करा पाता, क्योंकि मेरे पास एक होता है, मैं उसी को लिख देता हूँ, फिर मैं कहता हूँ मैं कहाँ से कराऊँ, कितने लिखूँ, कितने मैं स्कैन करूँ, मैं नहीं पढ़ा पाता। अब हमारे पास एक ही बुक होगी, ये सेम बुक होगी, मैं कहूँगा इस पेज के इस इलस्ट्रेशन पे चले जाओ और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये याद रखना जरूरी नहीं है कि ये सिलेबस अभी खत्म हो जाएगा। ये आज जो 2024-25 का सिलेबस कर रहे हैं, ये अगले 1-2 साल तक चलता रहेगा सेम। इसमें कोई अमेंडमेंट अगर आ भी गई तो भी सेम बुक लेना। अब दोस्तों को ही बोल देना कल को कि अगर इसमें कोई अमेंडमेंट भी आती है तो भी सेम बुक लेना, ताकि इलस्ट्रेशन तो सेम रहेंगी ना, अमेंडमेंट तो मैं कहीं भी चेंज कर लोगे आराम से आप। ठीक है, क्वेश्चन ये उठता है कि वाई टू पे टैक्स। देखो, एक आमिर खान की मूवी आई थी, उसका नाम था लगान, है ना, देखी थी ना। 3 तरह का लगान, 3 गुना लगान। क्रिकेट मैच में हराओ नहीं तो 3 गुना लगान दे हो। लगान क्या होता है, टैक्स, चुंगी, कर, जिसको हमसे बोलते हैं, नाम अलग अलग नाम है। कब से चला आ रहा है, देखो ब्रिटिशर्स के ज़माने से लगान चला आ रहा है कि अगर आपको हमारे राज्य में काम करना है तो आपको लगान पे करना पड़ेगा। आपने जितना भी सेल किया, परचेज किया, उसके ऊपर लगान पे करो। तो हमने कहा लगान है क्यों। आप ये तो मानोगे, देखो हमारे देश के अंदर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ये तो मानते हो कि हमारे यहाँ पर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी जानते होंगे कि रेलवे को डेवलप करने वाले इंडियंस नहीं थे हम, रेलवे को डेवलप करने वाले ब्रिटिशर्स ही थे। चाहे हमें गुलामी के टाइम में उन्होंने डेवलप किया, लेकिन हमें एक बीज डाल गए हमारे लिए कि हमें रेलवे डेवलप करना है। और आज देखो कैसे नेटवर्क आ गए, रेलवे से लेके मेट्रो तक आ गए हम लोग। कलकत्ता जाओगे तो वहाँ पे तो ट्रैम्स, क्या बोलते हैं, ट्रैम्स बोलते हैं ना, ट्रैम चलती हैं। तो इस तरह क्या चल रहा है, नेटवर्क हमारा बढ़ता चले जा रहा है।
अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब सरकार हमसे पैसा ले रही है, आपको पता होगा कोई भी गवर्नमेंट का जब बजट आता है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें जिसके बारे में ना आपसे पूछा जाएगा, राहुल ये तो बता यार, तुझे ये पता है क्या, रजनी तुझे ये पता है क्या, मीनाक्षी तुझे ये पता है क्या। आपके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हमेशा यहाँ कंफ्यूज, हमें क्या पता। तो हमारे गवर्नमेंट का एक बजट होता है, ये आपने पढ़ा होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में कभी ना कभी। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है एक्सपेंडिचर कि खर्चा कहाँ करेंगे, और एक होता है रेवेन्यू कि इन खर्चों को करने के लिए पैसा कहां से आएगा। अब गवर्नमेंट कहां से पैसा ले सकती है अपने आप, गवर्नमेंट के अपने प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट बिजली बांटेगी पैसा आएगा, गवर्नमेंट पानी बांटेगी पैसा आएगा, गवर्नमेंट पेट्रोल बांटेगी पैसा आएगा पेट्रोल पंप वगैरह के थ्रू। लेकिन गवर्नमेंट का और तरीका क्या है, गवर्नमेंट का बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू इन इंडिया इज टैक्स, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। लेकिन इसका फायदा कहां पे है, ये मैं बारीकी में नहीं जाऊंगा कि सर लुटेरे बैठे हैं खा जाते हैं कोई फायदा नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, हम उस पर नहीं आते। पहले आते हैं काम क्या होते हैं। इससे डेवलप होता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है। इससे हमारा डेवलप होता है हेल्थ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इससे डेवलप होती है एजुकेशन सिस्टम। मतलब ये राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, दे हैव टू स्पेंड ऑन पीपल। अब लोगों की सेवा के लिए लोगों से ही तो पैसे लिए जाएंगे। जैसे आज 5-6 साल के बाद नितिन गोयल आपसे बोल रहा है कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं लेकिन मुझे कुछ जरूरत है तो आप मुझे मेंबरशिप लेके हेल्प करो। आज से 5-6 साल पहले तक मैंने आज तक एक पैसा नहीं मांगा किसी से, पैसा आज भी नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ कहता हूं आप मेंबर बन जाओ बस। तो यूट्यूब भी कुछ पैसा रख लेगा, कुछ पैसा मुझे मिल जाएगा, तो इनडायरेक्टली आप मेरी हेल्प कर रहे हो और इट इज नॉट ए बिग अमाउंट, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब चीजें कहां से आएंगी, जब सरकार के पास पैसा आएगा। पैसा कहां से आएगा, जब हम सरकार को लोगों की सेवा करने के लिए लोगों से ही पैसा लेना पड़ेगा। तो टैक्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ रेवेन्यू इन द गवर्नमेंट बजट्स, और इसीलिए उसमें अमेंडमेंट्स होते हैं, चेंजेस आते रहते हैं, लेकिन अल्टीमेट टारगेट क्या है कि कलेक्शन हो जाए टैक्स का। किससे, पब्लिक से। किसकी सेवा के लिए, पब्लिक की सेवा के लिए। आई होप यहां तक दो चीजें क्लियर हो गई। नंबर 1 कितने टाइप के टैक्स होते हैं, और नंबर 2 हमारे पास टैक्स देना जरूरी क्यों होता है। अब नंबर 3 पार्ट कि सर ये टैक्सेशन के स्ट्रक्चर होते हैं क्या कुछ, मतलब अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके के टैक्स होते हैं, सब जगह एक जैसे टैक्स होते हैं। इसको हम बोलते हैं तीसरे लेवल पे स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स। स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स में क्या क्या आता है, सबसे पहले जैसे अगर मैं बात करता हूं, इसका नाम होता है स्टैंडर्ड टैक्स। स्टैंडर्ड टैक्स का मतलब क्या होता है कि हमने कहा कि 2 तरह के स्टैंडर्ड टैक्स होते हैं। एक होता है जो फिक्स हो गया, जैसे कई कंट्रीज में फिक्स टैक्स चलता है कि जितना मर्जी कमा लो 20% टैक्स देना है, जितना मर्जी कमा लो 30% टैक्स देना है, कम कमाओगे तो भी 30%, ज्यादा कमाओगे तो भी 30%। फिक्स हो गया मतलब फिक्स रेट। कई जगह स्टैंडर्ड टैक्स स्लैब्स में होते हैं, जैसे इंडिया में चलता है हमारा कि अप टू 3 लाख नील, 3 लाख से 6 लाख 5%, उसके बाद 10%, उसके बाद 15%। ये क्या होता है हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो ये हो गया स्टैंडर्ड टैक्स। दूसरा टैक्स होता है हमारे पास प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस, जैसे जैसे प्रोग्रेस करोगे टैक्स देते रहोगे, मतलब हायर द इनकम हायर द टैक्स। मतलब जो लोग बहुत ज्यादा कमाते हैं वो ज्यादा टैक्स पे करेंगे, जो लोग बहुत कम कमाते हैं वो कम टैक्स पे करेंगे। कई कंट्रीज में ऐसे होता होगा, तो आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में डाल के देखना, बेस्ट कमेंट जो देगा मुझे उसके लिए शाउट आउट करूंगा कि थैंक यू वेरी मच फॉर दिस आंसर। शॉर्ट बनाऊंगा उसके लिए और उसका नाम अनाउंस किया जाएगा। आपने क्या करना है, ये पता करना है कि कौन सी कंट्री में प्रोग्रेसिव फॉलो होता है। नंबर 3 रिग्रेसिव। रिग्रेसिव मतलब क्या होता है, लोअर द इनकम हायर द टैक्स है, हायर द इनकम लोअर द टैक्स, लोअर इनकम हायर टैक्स, हायर इनकम लोअर टैक्स। क्या ऐसा भी हो सकता है कि मतलब आप ऐसी किसी कंट्री का सोच के बताना, मुझे पढ़ के बताना, मुझे तो पता है लेकिन बताऊंगा नहीं, आपको आंसर आपको देने हैं
कि ऐसी किसी कंट्री को जानते हो जहाँ पे ये आंसर आएगा कि सर इनकम अगर कम है तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? सरकार चाहती है कि आप ज़्यादा मेहनत करो, काइंडली गो हैड, डू मोर वर्क टू अर्न मोर मनी। तो आप टैक्स बचाने के लिए ज़्यादा काम करोगे, ज़्यादा पैसे कमाओगे, तो अल्टीमेटली कंट्री का GDP इंप्रूव होता चले जाएगा। आई होप छोटे से लेक्चर में ये बातें समझ आ रही हैं। अगर समझ आ रही हैं और हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप मेंबर बन चुके हो मेरे साथ हो, ठीक है, दोस्त बन चुके हो, तो प्लीज़ इस जर्नी को कंटिन्यू रखना। छोटे छोटे लेक्चर्स आते रहेंगे और जल्दी जल्दी उसको हम कवर करते जाएंगे। ये मैं सोचना कि महीने में 2-3 लेक्चर डालूंगा, ऐसा नहीं होगा। मैं जितने लेक्चर होंगे जल्दी जल्दी डाल दूंगा। अब चाहे आप 1 महीने में देख डालो, चाहे 2 महीने में देख डालो, चाहे 4 महीने में देख डालो। मेरे हिसाब से अगर कोई सोता वो भी स्टूडेंट होगा ना और मेरे सारे लेक्चर पढ़ेगा, अगर BCom BBA कर रहे हैं स्पेशली, तो वो 3-3.5 महीने में पूरा सिलेबस अच्छे से क्वेश्चन आंसर के साथ कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो दोस्तों को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलो, शेयर करते रहो, कमेंट अच्छे डालो और दोस्तों को एनकरेज करो टू बिकम मेंबर विद नितिन गोयल। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर।